बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपका खैर मकदम करते हैं। इस ट्रांसमिशन में मैं आपका मेज़बान मनाज़िर हुसैन और मेरा साथ देंगे इस ट्रांसमिशन में इमरान हसन, और हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के हवाले से। और अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो सबसे पहले जो एक बड़ा चैलेंज हमें फ़ेस करने को मिला वो है एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करना, एक आम आदमी को भूख और अफलास और बेरोज़गारी से बचाना, और साथ ही साथ माशी सतह पर जो चैलेंज हमें दरपेश हुआ वो जो मईशत का पहिया जो रुका और माशी सतह पर जो हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में लॉस बियर करना पड़ा, अब उसका भी हमें जायज़ा लेना है कि कोरोना के साथ रहना सीखते हुए SOPs पर अमलदारी को जो है वो यकीनी बनाते हुए हमें अपनी मईशत के पहिए को ज़्यादा से ज़्यादा रवां दवां रखना है ताकि हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो हालात हैं वो बेहतरी और खुशहाली की जानिब जा सकें। बिल्कुल, और इस वक्त WHO का भी ये कहना है जी, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है उससे लगता यही है कि हमें इस वायरस के साथ रहना होगा। इस वक्त ये जो चमगोइयां पूरी दुनिया के अंदर जन्म ले रही हैं, इसमें जहां बहुत सारे सवालात हैं वही बहुत सारी उम्मीदें, वही बहुत सारी होप्स भी मौजूद हैं कि अब आने वाले वक्त के अंदर खास तौर पे वो कौमें जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रही हैं, जिनकी अब से एक पहले इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट लेड नहीं रही है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उनमें से एक है, क्या उनमें आने वाले जो कोरोना के असरात हैं वो यकीनी तौर पे कम तो होंगे उन ममालिक के मुकाबले में जो कि एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन क्या ये ममालिक इस सूरत हाल से एक अपॉर्चुनिटी हासिल करते हुए अपनी माजी की गलतियों को दुरुस्त कर पाएंगे? क्या हम इकोनॉमिकली उस स्टेबिलिटी की जानिब जा सकते हैं जिसको अब से पहले हम एड्रेस नहीं कर पाए? विद दैट क्या हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इकोनॉमी की, खास तौर पे जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स की, कमोडिटीज़ की बात करते हैं, द टाइप ऑफ और द नेचर ऑफ द गुड्स दैट वी प्रोड्यूस, उसकी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या चेंजेस हम ला सकते हैं? सो दुनिया के सामने इस वक्त मल्टीपल किस्म के चैलेंजेस, जैसा कि आपने कहा, और उसको एड्रेस कैसे करना है उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस की जानिब भी जाना पड़ेगा। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है, और अब हमें कम वक्त में जो लॉस हमने बियर किया है उस लॉस को रिकवर करने के हवाले से हमें जो माशी माहिरीन हैं उनकी भी ज़रूरत है, और हमें जो रिसर्चर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है, अच्छी प्लानिंग और डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये है कि हमें अब सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, सिर्फ ये है कि सूरत हाल को एनालिसिस करके एक अच्छा डिसीजन लेना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है और फिर उस स्ट्रेटजी पर अमल पैरा हो जाना है अगर हमने ये लॉस वाकई रिकवर करना है तो, क्योंकि मजीद वक्त ज़ाया करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अवाम का रवैया अगर देखें इस वक्त, मेरे ख्याल में आपने तो सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी कह दिया और कोरोना कह दिया, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अवाम को मार्केट्स के अंदर कंट्रोल करना है। एक जमे गफीर है, एक हुजूम है इस वक्त अवाम का जो कि टूट पड़ा है दुकानों के अंदर। हमें नहीं मालूम था, और कल किसी ने बड़ी ज़बरदस्त एक मीम शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें लिखा था कि ये है वो लोग जो भूख से मर रहे थे। एक सवालिया निशान है हमारे रवैयों के ऊपर, जो इस वक्त हम बाजारों के अंदर जाकर एहतियात ना करके दिखा रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए, हुकूमतों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज का बायस बन रहे हैं, सिर्फ हमारा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया। खैर, ओवरऑल पिक्चर क्या है हमने आपके सामने रखी है, मुसलसल आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुसलसल इस ट्रांसमिशन को जारी रखे हुए है। बड़ा जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। तीनों मेहमान हमारे कोरोना वायरस की वजह से ऑब्वियसली वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियोज में नहीं है, लेकिन उनका शुक्रिया इन एडवांस कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फरीदा फैसल हमें ज्वाइन कर रही हैं मईशत के हवाले से। आप इनका तज्जिया सुनते हैं हमारे शोज़ के अंदर, मुख्तलिफ शोज़ के अंदर देखते हैं, आप इनको पढ़ाती भी हैं, और जो वर्ल्ड इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी है, उसके ऊपर भी बड़ी गहरी निगाह है इनकी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरीदा। चूँकि एग्रीकल्चर भी आपकी एक्सपर्टीज़ में शामिल है, तो बिलखुसूस कल गवर्नमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैकेज दिया एग्रीकल्चर को लेकर, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। इरफान गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर तज्जियाकार हैं, लिखते भी हैं, और एनालिसिस इनका हम मुख्तलिफ शोज़ के अंदर भी आप देखते हैं, और आज भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंस। अफसा काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी इंटरनेशनल अफेयर्स को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करती हैं, एनालिस्ट हैं, और आपकी राय भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी, चूँकि इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर भी बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर फरीदा, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, बिकॉज आपको मालूम है, आपका भी और मेरा भी एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बड़ा कीनली हम देखते हैं और बात करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं एग्रीकल्चर को लेकर, और गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि हम इस शोबे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमने फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलना है, एग्रीकल्चर इज द ओनली सोर्स जिसके जरिए हम अपनी इकोनॉमी को ट्रिगर कर सकते हैं और ये एक बेहतर पोजीशन में जा सकती है। कल वाले पैकेज को लेकर क्या राय है आपकी? जी, वो पैकेज जो था वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो इमरान, ऐसा है कि ये जो पैकेज है ना, ये SMEs को जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया है
आई थिंक 12,000 बिलियन रुपीस का, ये उसका हिस्सा है। और होना भी इसी तरीके से चाहिए कि एग्रीकल्चर को भी अब इंडस्ट्री का आपने स्टेटस दे देना है, ये मेन स्टे नहीं रहा। देखिए एग्रीकल्चर कोविड के ज़माने में इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर मुल्क ने अब अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो खुद पूरा करनी हैं। और ये देखिए कि ममालिक के लिए ये अगले चंद महीनों में, बल्कि अगले 1 साल तक बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को फीड करना है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 22 करोड़ अवाम हम हैं, तो हमने अगर अपनी अवाम को फीड करना है और सेल्फ रिलायंट होना है तो एग्रीकल्चर का स्टिमुलस पैकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जब तक किसान को एक फसल लगाने में फ़ायदा नहीं होगा तो ये भूल जाएं कि फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, देखें जो सब्सिडी दी गई है वो दी गई है बेसिकली फर्टिलाइजर पे, वो दी गई है परचेज के ऊपर, इनपुट्स की परचेज पे। लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी इस वक्त बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हुकूमत ने बड़ी सीरियसली लेना है, वो टिड्डी दल है इस वक्त। क्योंकि खुदा न खास्ता इसका जो है ये अगर हमला हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारी फसलों पे। और जो एक हौसला अफजा बात है वो ये कि हुकूमत ना सिर्फ ये स्टिमुलस पैकेज दे रही है, बल्कि नजर आ रहा है कि वो ऑन ग्राउंड टिड्डी दल के खात्मे के लिए भी जो है वो मुअस्सर इक़दामात हो रहे हैं। और आखिरी बात जो करूंगी वो ये कि इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है पानी की दस्तयाबी। तो ये जो इस वक्त डैम पे काम होना शुरू हुआ है वो भी आप जाके देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक होगा। बहुत डेफिनेटली राइट। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। इरफान गौरी साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। इमरान ने भी एक बात की प्रोग्राम के इस इंट्रो में भी हमने इस नुक्ते को उठाया कि जो अवाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो हमें बहुत सारे मामलात में मज़ीद किसी नुकसान का जो है वो मुतहम्मिल करवा सकता है। सिर्फ हम गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट करे, लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। हम सबको बशमूल अवाम को, मुझे आपको सबको मिलकर जो है वो इस वायरस के ख़िलाफ़ भी लड़ना है और इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ भी लेकर जाना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी लेकर जाना है। तो क्या हिकमत अमली अडॉप्ट की जाए आपके ख्याल में कि अवाम के अंदर जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी किस तरह से जगाया जाए? हुकूमत तसलसल के साथ जो है वो अवेयर कर रही है, मीडिया इस हवाले से बड़ा एक डायनामिक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम का रिस्पॉन्स है वो हम देख रहे हैं कि बड़ा एवरेज, लेस देन एवरेज है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये बहुत बात है कि अवाम, हमारे आम लोग जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है आप वो कॉन्सेप्ट है क्या, उसके पीछे स्पिरिट क्या है। अब जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में अपने इंट्रो में कहा कि जब से ये बाजार खुले तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि सड़कों के ऊपर, मार्केट्स के अंदर एक हजूम लगा हुआ है। और ये हम सब ये जानते हैं कि ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है। यानी इसमें आपका जो अब तक का जितना भी रिसर्च हो चुकी है वो, चूंकि इलाज अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हो पाया, मुकम्मल इलाज, तो उस वक्त तक आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि आपने इससे बचना है। और बचने के लिए आपको जो सबसे पहला कदम है वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला है। अब आप मार्केट्स में आके देखें तो आपको सूरत हाल ये नजर आती है कि एक रश पड़ा हुआ है, लोग एक ईद की शॉपिंग के नाम पे लोग निकले हुए हैं। यानी एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि एक वबा है, एक अल्लाह पाक की तरफ से एक इम्तहान है पूरी इंसानियत के लिए। तो इस टाइम पे तो आप सादगी से भी ईद मना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इस टाइम पे मार्केट्स में जाएं और हजूम वहां पे इकट्ठे करें। दुनिया के अंदर आप देखें कि 43 लाख लोग इफेक्ट हो चुके हैं इस मर्ज से। और ये जो 43 लाख लोग हैं ये हमारी तरह के इंसान हैं, ये किसी और दुनिया के किसी और सियारे की मखलूक नहीं है। और हमारे अपने मुल्क के अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के पहले एक वो था कि शायद बहुत ज्यादा फैले, अभी तक तो जो सूरत हाल है तो 35 लाख के करीब यहाँ पे भी लोग, यानी 35 लाख भी इंसान बड़ी वो होती है, तादाद होती है। तो ये सारे इंसान हैं और इसमें से आप ये देखें कि दुनिया के अंदर कितनी 3 लाख के करीब, यानी अगर हम इसको सीरियस ना लें
کہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ عرفان صاحب ایک تو بڑا میرا بڑا خیال یہ اہم ہے اس پہ کہ نقطہ ہے، ذرا جب اس تک کی بھی دیکھیں وضاحت کر حکومت دیجئے۔ کے لیے بڑا مشکل تھا، یہ جو دو ایک حکومتوں طرف کے ہمارے درمیان، پاس پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بے عرفان تحاشا صاحب غربت ہے، بہت جی بڑی جی میری بات تعداد سن رہے میں ہیں آپ ہمارے عرفان یہاں صاحب؟ لوگ وہ ہیں کہ جو دہاڑی دار ہیں یا جن کی تنخواہ اس کے اوپر ملتی ہے جتنا آپ کام کرتے ہیں۔ عرفان صاحب آپ مجھے یہاں سن پا ہمارے رہے یہاں ہیں؟ کوئی وہ اس طرح کے سوشل سیکیورٹی کے نیٹ ورکس نہیں ہیں، ہماری اکانومی یہاں ٹھیک ہے اکانومک کوئی صاحب ذرا سیٹنگ ہے فکس وہ کیجئے گا، میری آواز سے آج طریقے عرفان صاحب تک نہیں جا بڑی رہی، میں آگے بڑھتا ہوں۔ افسر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ سوال۔ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ یہاں پہ ہے، چونکہ یہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے تھا تو یہ میں عرفان صاحب کے سامنے رکھوں گا، آپ سے میں تھوڑا انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کر اور انٹرنیشنل جو اس وقت سینیریو اس کو لے کر میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جس طرح کے چیلنج کا سامنا ایک جانب، دوسری جانب لگتا ایسا ہے کہ ہر جگہ پہ کرونا وائرس کے اوپر بھی انٹرنیشنلی ایک پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ رشیا کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں رشیا یہ کہتا ہے کہ کرونا وائرس کو بیس بنا کر امریکہ اپنا نیا ورلڈ آرڈر ہم پہ نہ تھوپے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈینائلز آئے ہیں امریکن سٹیٹمنٹس کے جواب میں۔ لگتا ایسا ہے کہ اس وقت جو ورلڈ پالیٹکس ہے وہ کرونا کے اندر ایک اپرچونٹی ڈھونڈ رہی ہے، خاص طور پہ وہ ممالک جن کے بیچ میں پاور کی جنگ جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیے جہاں تک پاور کی جنگ کا سوال ہے انٹرنیشنل لیول پہ، میرا اپنا نظریہ اس پہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یا جو کووڈ-19 پینڈیمک ہے، یہ ایک ایسا یہ ہمیں کوئی اچھا موقع فراہم نہیں کرتا کہ ہم اس میں پاور پالیٹکس کریں۔ پاور پالیٹکس اس دنیا کا اصول رہا ہے، جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ سے پاور پالیٹکس کرتی رہی ہیں۔ پہلے دن سے جب سے کووڈ-19 کا اسپریڈ ہو رہا ہے اور وہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں ڈیزیز سے، انفیکشن سے، پینڈیمک کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو یو ایس کی پالیٹکس ہمیں اس دن سے نظر آ رہی ہے اور وہ بلیم گیم کانسٹنٹ چلتی آ رہی ہے چائنا کے اگینسٹ اور باقی سارے ممالک کے اگینسٹ، پر اس میں مین جو ٹارگٹ ہے یو ایس کا وہ چائنا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ انہوں نے G7 سمٹ میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا جب تک آپ کرونا وائرس کو ووہان وائرس ڈکلیئر نہیں کریں گے میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو سائن نہیں کروں گا۔ تو یہ ایکسٹینٹ ہے ان کی پاور پالیسی۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے دنیا بھر میں ممالک کے لیے اور ممالک کے اندر جو گورنمنٹس ہیں، جو آپ کی ریاستیں ہیں، ان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے، یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس سے ہم انڈیویجولی نہیں نکل سکتے جب تک ہم ایک کلیکٹیو اپروچ نہیں اڈاپٹ کریں گے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہم سب کو ایکولی تھریٹن کرتا ہے۔ ساری جو اکانومیز ہیں وہ اپنی اکانومی کو بچانے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں آپ کی دنیا اتنی زیادہ گلوبلائزڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایک سنگل اکانومی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے سسٹین نہیں کر سکتی۔ یا تو آپ اس پروسیس کو ریورس کر دیں جو پچھلی 2 دہائیوں میں آپ نے دیکھا، بہت انٹینسو گلوبلائزیشن کا، انٹر ڈیپینڈنس کا، یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم ایک ڈفرنٹ آرڈر بنانا چاہ رہے ہیں، جو کہ بنانے کی بات کی جا سکتی ہے لیکن بنایا اتنی جلدی نہیں جا سکتا۔ تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے، اور جو بڑی پاورز ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ کام ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں اور وہ کرتی رہیں گی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے ممالک جہاں پہ ایکچولی اتنا زیادہ پراپر ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ویل اسٹیبلشڈ نہیں ہے، یا جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جن کی اکانومی اسٹرگل کر رہی ہیں، وی ہیو ٹو لک فار دا بیسٹ نہیں، آپشن۔ آپ کی بات سے تو افسر صاحبہ ایسے لگتا ہے جیسے انٹرنیشنل پالیٹکس یا انٹرنیشنل پالیٹیشنز یا اس نئے ورلڈ آرڈر کے بنانے والوں کے کنٹرول میں ہے کہ انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ آپ کی بات سے تو یہ تاثر ملتا ہے، کیا ایسا ہے؟ ہمیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، تھنگز آر ڈیولپنگ اٹ سیلف، یہ خود سے ایک پکچر سامنے آ رہی ہے دنیا کی جو ڈیولپ ہو جانی ہے۔ اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا۔ کسی کے بھی قابو میں ہے، دراصل بات سمجھنے کی یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ کے ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کا ایک ڈسکورس جس میں ہم کہتے ہیں یہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں جو کہ ٹرانس نیشنل ہیں، دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ دا باؤنڈریز، یہ بارڈرز کو ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ اگر یو ایس اے کہتا ہے کہ چائنا نے یہ ڈیلیبریٹلی اسپریڈ کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کی اپنے اندر ریکارڈ ہائی لیول ان امپلائمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 6.2% ان کا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے جو پچھلی دیٹ از دا ہائیسٹ ان دا لاسٹ 2 decades۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ایک کنٹری ڈیلیبریٹلی اسپریڈ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ از ان فرنٹ آف اینی آف دیز پاورز۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز بین کلیمنگ سچ تھنگز۔ اچھا، بڑی اکانومیز اس حوالے سے یہ بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اکثر صاحبہ، بڑی اکانومیز اس حوالے سے یہ بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ون ورلڈ اینڈ انٹرنیشنل گورنمنٹ کچھ اس طرح کی سچویشن بھی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس بھی جو عالمی لیڈرز ہیں ان کے ہم نے دیکھے، کچھ اس کے حوالے سے مزید اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، کچھ پبلک ڈیبیٹ بھی اس پہ چل رہی ہے، اس بارے کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں جو براڈر ڈیبیٹ ہے گلوبل گورننس کے اوپر، اور گلوبل گورننس کے اوپر ہر بار ڈیبیٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑا کرائسس سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی نیا ایشو سامنے آتا ہے جو کہ
एक से ज़ायद ममालिक को या दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ममालिक को अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे ये जो डिबेट है ग्लोबल गवर्नेंस की, ये रीजनरेट होती है। और ये रीजनरेट इसलिए होती है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो सिस्टम बनाया गया था, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, क्या वो फेल हो गए हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस की डिबेट है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम पहलू ये है कि ग्लोबल गवर्नेंस में आप ये कहें राइट, कि अफसर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हम अपने सामने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज इस वक्त सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपके साथ हम शेयर करते हैं।